इस वीडियो में अपन एक्सपल्सन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में समझेंगे। ये दोनों चीज़ें पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और भी ज़्यादा ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल ही में जो शीतकालीन सत्र था उसमें कई जो सदस्य हैं विधायिका के, केंद्रीय विधायिका के, उनको निष्कासित किया गया है। तो सबसे पहले हिंदी में अंतर ये समझते हैं कि एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन, और सस्पेंशन भी एक इसी के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका भी मतलब होता है निलंबन। तो पॉलिटी में ये दोनों शब्द लगभग एक से जैसे हैं, लेकिन इन दोनों से अलग है जो तीसरा शब्द है वो है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है अयोग्यता। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सपल्सन के होने के आधार कौन कौन से हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्या लीगल प्रोविज़न है। उसके बाद अपन देखेंगे कि यदि एक्सपल्सन हो जाता है किसी सदस्य का, विधायिका के किसी सदस्य का, तो उसमें कोर्ट की पावर और विधायिका की पावर में क्या अंतर है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो एक्सपल्सन हो रहा है वो लोकसभा में किस प्रकार से होता है, राज्यसभा में किस प्रकार से होता है, और इसके बाद अपन डिस्क्वालिफिकेशन को समझेंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन को भी समझने का यही तरीका रहेगा कि पहले उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को समझेंगे, उसके बाद उसके लीगल प्रोविज़न को समझेंगे, और फिर ये समझेंगे कि एक्सपल्सन और डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो उसमें क्या क्या अंतर आता है, उसके परिणाम में, उस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में क्या क्या परिणाम आते हैं, ये कितने समय तक रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि जो एक्सपल्सन होता है वो दो कैटेगरी से होता है। एक्सपल्सन यानी निलंबन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक इसका प्रकार है कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा इसका प्रकार है लीगल मतलब संवैधानिक आधार पर निष्कासन और वैधता के आधार पर निष्कासन। तो इसमें ऐसा समझिए कि दो आर्टिकल आपको याद करने होंगे, एक 105 और एक 194। 105 जो है वो है पार्लियामेंट के लिए, जिसमें संसद के सदस्यों को ये पावर है और उनके विशेषाधिकार है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें। और दरअसल वो केवल संसद के सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी संसद के सदस्य और जो संसदीय समितियां रहती हैं, इन तीनों के लिए 105 लागू होता है। और यही जो प्रोविज़न है ये 194 के अंतर्गत भी दिए गए हैं, लेकिन 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों, राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा की समितियों के लिए इनमें पावर और जो इनकी शक्तियां हैं और जो इनके विशेषाधिकार हैं उनको बताते हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर एक्सपल्सन किसी भी सदस्य का तब होता है जब कोई एक सदस्य बाकी जो सदन है उस सदन के विरोध में
या तो किसी सदस्य के पास शक्ति और विशेषाधिकार के विरोध में, या तो किसी समिति के शक्ति और विशेषाधिकार में उपयोग करने में यदि बाधा उत्पन्न करता है तो उस व्यक्ति का एक्सपल्सन किया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर होता है। लीगल के आधार पर क्या होता है? लीगल के आधार पर आप सीधे ऐसा समझिए कि एक रूल होता है, जिस रूल के आधार पर सदन की कार्रवाई को संचालित किया जाता है। उन रूलों को सदन के द्वारा ही बनाया गया है, उनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। जो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर जो रूल बनाया गया है उनको वैधता दी गई है सदन की, और उस रूल के विरोध में यदि कोई सदस्य किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि जानबूझकर या धोखे से करता है तो उस पर एक्सपल्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कर दिया जाता है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति का एक्सपल्सन होता है तो उस पर कोर्ट क्या कर सकता है। तो इसमें जो 122 आर्टिकल है, आर्टिकल 122, उसमें ये कहा गया है कि एक्सपल्सन से संबंधित जो विशेष शक्तियां होंगी वो पीठासीन अधिकारी की होंगी और इस पर कोर्ट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आर्टिकल 122 कहता है। लेकिन वर्ष 2007 में राजा रामपाल से संबंधित एक वाद आया। राजा रामपाल केस, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि यदि पीठासीन के द्वारा की गई कार्यवाही में यदि प्रथम दृष्टया ये समझ में आता है कोर्ट को, न्यायपालिका को, कि न्यायपालिका का मतलब है सर्वोच्च न्यायपालिका, तो यदि सर्वोच्च न्यायपालिका को ऐसा कुछ समझ में आता है कि इस जो निलंबन है इसमें किसी प्रकार से भ्रष्ट आचरण किए गए हैं या डिसीटफुल को आप ऐसा कह सकते हैं कि घृणावश यदि उनका निलंबन किया गया है तो कोर्ट उस पर इंटरफेयर करेगा, कोर्ट उस पर इंटरफेयर कर सकता है। तो ये एक्सपल्सन से संबंधित प्रावधान थे और ये कोर्ट के प्रावधान है। अब अपन ये देख लेते हैं कि एक्सपल्सन जो होता है वो लोकसभा में किस प्रकार से होता है और राज्यसभा में किस प्रकार से होता है। तो जो एक्सपल्सन जो लोकसभा में होता है वो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी के द्वारा होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होता है। दूसरी चीज कि इसकी समय सीमा क्या होती है, तो संविधान जो रूल है लोकसभा का 374A, उसमें ये कहा गया है कि यदि 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, या कि जो रिमाइंडर ऑफ सेशन होगा, रिमाइंडर ऑफ सेशन यानी कि जो सेशन के बचे हुए दिन होंगे वो उतने दिनों के लिए निलंबन किया जा सकता है या तो 5 दिनों के लिए किया जा सकता है। इन दोनों में जो कम होंगे वही चीज निलंबन के समयावधि के लिए लागू होंगे। दूसरी जो अपन देख लेते हैं राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में भी
चेयरमैन के द्वारा होता है। दूसरी चीज इसमें ये देखिए कि राज्यसभा में जो निलंबन होता है वो केवल रिमाइंडर सेशन के लिए होता है। रिमाइंडर सेशन के लिए होता है। और तीसरी चीज ये ध्यान रखिए कि राज्यसभा में यदि किसी सदस्य का निलंबन किया जा रहा है तो उसके लिए राज्यसभा में एक मोशन लाना आवश्यक है, मतलब मोशन। लेकिन लोकसभा में निलंबन से संबंधित किसी भी प्रकार के मोशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपन देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सपल्सन अपन ने समझ लिया है, अब डिस्क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो उसके कई आधार होते हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा एक्ट। अब एक्ट में दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 और दूसरा आता है टेंथ शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून जो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कोई को अगर कोई सदस्य ज्वाइन करता है तो उस पर ये जो अयोग्यता का प्रावधान किया गया है उस पर ये लागू होगा। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद जो है वो चाहे केंद्रीय सरकार के अंतर्गत हो या राज्य सरकार के अंतर्गत हो या किसी के अंतर्गत हो, वो सभी चीजें इस पर लागू होंगी। इसके बाद ये कहा गया है कि अनसाउंड माइंड की इस आधार पर व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि वह व्यक्ति का जो मस्तिष्क है कुछ भी सुनने समझने की स्थिति में ना हो, और जो अनसाउंड माइंड की स्थिति है वो कोर्ट के द्वारा तय की गई हो कि हाँ ये व्यक्ति सामान्य तरीके से सुन समझ बोल नहीं सकता है। तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजन, यदि कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य है यदि वो विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेता है खुद से, और दूसरी चीज है कि यदि वह व्यक्ति विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करता है तो वह व्यक्ति विधायिका के सदस्य होने के योग्य नहीं रहेगा। तो ये सिटीजन का हो गया। इसमें चौथा प्रोविजन ये है कि यदि कोई एक्ट पार्लियामेंट यानी संसद बनाती है और अयोग्यता से संबंधित वह कानून होता है तो, और यदि वह व्यक्ति जिसका अयोग्य करना है वह व्यक्ति उस कानून के दायरे में आता है तो वह व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविजन है। अब अपन देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951।
इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में जो भ्रष्ट आचरण है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, यदि वह किया गया है, यदि उसके द्वारा इस प्रकार का आचरण किया गया है, तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। दूसरा इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो चुनाव में अपने आप को कंटेस्ट किया है, चुनाव में अपनी सहभागिता दी है, वह चुनाव लड़ा है और वह दिए गए समय पर अपने चुनाव के खर्चे संबंधित जो ब्यौरा है उसका खाता नहीं दिया है यदि इलेक्शन कमीशन को, तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसमें तीसरा प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति 2 साल या ज्यादा समय के लिए किसी भी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति अयोग्य घोषित होगा, 2 years or more। दो वर्ष या 2 वर्ष से अधिक समय के लिए यदि किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दी गई है आपराधिक मामले में, तो वो व्यक्ति विधायिका के सदस्य रहने के योग्य नहीं रहेगा। अब अपन देख लेते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति विधायिका के सदस्य रहने के योग्य नहीं होगा। ऐसे में उसकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाएगा। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप सबको होगी। यदि नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अपन कभी भी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जानकारी को डिस्कस कर लेंगे। अब मेन चीज जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपल्सन किसी व्यक्ति का होता है या किसी व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन होता है और उसी समय यदि चुनाव आ जाते हैं तो इस पर दोनों में क्या अंतर होगा चुनाव के लेके। तो जैसा कि हमने कहा है कि एक्सपल्सन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए किया जाता है या कि रिमाइंडर सेशन के लिए किया जाता है। तो ऐसे में जो एक्सपल्सन होता है उसका उसके द्वारा कोई भी विरोध इस बात के लिए नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति चुनाव पे कंटेस्ट अपने आप को नहीं करेगा। वह कंटेस्ट कर सकता है चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हुआ है तो वह आगामी चुनाव में अपने आप को कंटेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट अपने आप को नहीं कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी थी, इन दोनों के बीच में अंतर था।